नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और कल की डेट में मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें आपको पार्ट वन और पार्ट टू के अंतर्गत वीडियो देखने को मिला था। और आज की डेट में आपको देने वाले हैं पार्ट थ्री के अंतर्गत वीडियो, जिसमें आपको निमी से क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो साथियों, आपने सोलर सेल का नाम सुना होगा। जी हाँ, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है उसे हम बोलते हैं सोलर सेल, या उसे हम फोटोवोल्टेइक सेल के नाम से भी जानते हैं। और यदि इसकी सिंबल की बात किया जाए, अब यहाँ पर मैं आपको सिंबल बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले सिंबल बनाने के लिए आपको एक गोले की जरूरत होगी। और इसके बाद आपको कुछ ऐसे इस तरह आपको एक यहाँ पर खींचना पड़ेगा और ऊपर आपको ऐसे लेके जाना है। ये जो आपका हो गया साथियों, ये किस चीज का हो गया? तो ये जो आपका सिंबल हो गया सोलर का, या आप इसको कह सकते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। या आप एक और भी तरीके से इसका सिंबल बना सकते हैं जो कि डायोड तरीका से होता है। आप इसको ऐसे बनाइए और यहाँ पर डायोड की तरह ऐसे लेके जाइए। और यहाँ पर साथियों आपको ऊपर से दो एरो इस पे लेके आना है और यहाँ पर आगे कुछ इस तरह बना देना है। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये भी आपका फोटोवोल्टेइक सेल का हो जाएगा। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाता है। अब साथियों बात करते हैं फोटोवोल्टेइक सेल में क्या होता है, जिसके कारण जो ये होता है प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फोटोवोल्टेइक सेल या सोलर सेल आपने देखा होगा, तो सोलर सेल आपने देखा होगा आपके अगल बगल लगा भी होगा, या आपका यदि लगा होगा तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा। उसमें जो आपका होता है एक परत होती है जो कि वो तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो ऊपर से देखने को मिलेगा उसमें एक चांदी की परत होती है। और उसी के द्वारा जो होता है पूरा इसका कार्य का प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्या होती है, एक महीन सिलिकॉन की परत होती है जिसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती है। और उसमें क्या होता है, उसमें एक चांदी का एनोड होता है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। और इसका कार्य क्या होता है, उसको सिलिकॉन सिलिकॉन के ऊपर जब उस पे प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश पड़ने के कारण क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और उन्हें इकट्ठा करने का जो काम होता है वो एनोड का होता है। और कुछ इस तरह जो आपको प्रक्रिया देखने को मिल जाती है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। अब यदि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलें तो क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, फोटोवोल्टेइक सेल। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर दो, जिसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। द्वितीयक सेल की यदि हम बात किए जाए या बात करें तो द्वितीयक सेल जो आपका आता है रिचार्जेबल सेल होता है। क्या होता है साथियों, रिचार्जेबल। और रिचार्जेबल का मतलब क्या होता है, रिचार्जेबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय। क्या होता है साथियों, उत्क्रमणीय, या आप इसको अनुत्करणीय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका होता है दोनों अभिक्रियाएं इसमें देखने को मिलती है। मतलब इसका ये हुआ कि जो सेल होगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया भी होगी और सेल का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। और इस तरह यदि बात करें जो द्वितीयक सेल इसमें पूछा गया है, तो द्वितीय सेल के यदि प्रकार की बात किया जाए तो जो पहला सेल आपका आ जाता है सीसा संचायक सेल आ जाता है। क्या आता है साथियों, सीसा संचायक सेल। और दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आपका आता है निकल। क्या आता है साथियों, निकल कैडमियम सेल आता है। और तीसरे नंबर पे आता है, यहाँ पर थोड़ी सी मोबाइल से पढ़ाने में दिक्कत होती है, तीसरे नंबर पे जो आपका आता है निकल आयरन सेल आता है। आप यहाँ पर केवल ध्यान से सुन लीजिएगा, आप समझ पाएंगे। निकल आयरन सेल आता है। तो इसलिए द्वितीयक सेल को हम बोलते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर ये कार्य करता है। तो यहाँ पर जो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है, इसके दो नियम हो जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा ये कौन कौन से नियम होते हैं, क्योंकि आगे जो यहाँ पर सवाल दिया गया उसमें आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। पहला जो इसका नियम होता है साथियों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
एम बराबर जेड आई टी होता है। क्या होता है? एम बराबर जेड आई टी। और दूसरा जो नियम होता है ये आपका होता है एम वन अपान डब्ल्यू वन बराबर एम टू अपान डब्ल्यू टू बराबर एम थ्री अपान डब्ल्यू थ्री। क्या होता है साथियों? एम थ्री अपान डब्ल्यू थ्री। ये आपका होता है सूत्र। और यहाँ पर यदि बात करें क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, द्वितीयक सेल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल और निकेल आयरन सेल। और इसमें जो आपका होता है, ये जो द्वितीयक सेल होते हैं, ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे कार्य करते हैं। और फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम होते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर लिख दिया है, एम बराबर जेड आई टी और यहाँ पर दूसरा जो सूत्र होता है एम वन बराबर एम वन अपान डब्ल्यू वन बराबर एम टू अपान डब्ल्यू टू एम थ्री अपान डब्ल्यू थ्री। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? अभी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में एक आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें जो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम था, उसमें आपने देखा होगा एम बराबर जेड आई टी। एम बराबर जेड आई टी, जिसमें साथियों आई क्या है? आई आपका धारा हो जाता है और टी क्या होता है? समय हो जाता है। और यहाँ पर इसी के अनुसार जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसमें आपको जो पहला सूत्र देखने को मिल रहा है, सॉरी बी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, एम बराबर जेड आई टी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि साथियों रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, उस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला जो द्रव्यमान होता है, वो विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। और समानुपाती का जो चिन्ह होता है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? तो जेड से इंडिकेट करते हैं, या जेड से हम उसको जानते हैं। और जो जेड हमारा होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। और ध्यान रखिएगा एक चीज और, रासायनिक तुल्यांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। रासायनिक तुल्यांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, लेकिन यदि रासायनिक तुल्यांक के आगे हम केवल यहाँ पर विद्युत जोड़ दें, क्या जोड़ दें साथियों? केवल हम विद्युत जोड़ दें तो क्या हो जाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक हो जाता है। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो ग्राम प्रति कूलाम होता है। क्या होता है साथियों? ग्राम प्रति कूलाम होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, स्क्रीन पर लिखने पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ग्राम प्रति कूलाम आपका हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का, लेकिन केवल आपसे रासायनिक तुल्यांक की बात की जाए तो कोई भी मात्रक नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? मतलब कि किस में बताई जाती है? वोल्ट में, वाट में, वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर घंटा में। तो बैटरी की जो क्षमता होती है दोस्तों, वो एम्पियर घंटा में बताई जाती है। और एम्पियर घंटा जो दिया गया है ऑप्शन में, डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, द्वितीयक सेल का मतलब हुआ सीसा संचायक सेल। और यदि सीसा संचायक सेल की बात करें तो सीसा संचायक सेल को यदि 6 एम्पियर, ध्यान रखिएगा, यदि 6 एम्पियर विद्युत धारा से अधिक धारा पर यदि चार्ज किया जाए, या आप इसको ध्यान रखिएगा 25 एम्पियर, 25 एम्पियर धारा से यदि आप अधिक पर डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उस समय धारा का जो मान होगा वो अधिकतम होगा। और यदि धारा का मान अधिकतम होता है तो अधिकतम होने के कारण उष्मीय प्रभाव होता है। और उष्मीय प्रभाव से जो प्लेटें होती है वो मुड़ जाती है, या उसको कह सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, या प्लेटें मुड़ जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन में कहा गया है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, बैटरी में जो दोष होता है, ये जो एक आता है, ये दोष के अंतर्गत इसको जाना जाता है। और इस दोष को हम बोलते हैं बकलिंग दोष। क्या बोला जाता है साथियों? बकलिंग दोष बोलते हैं। और बकलिंग दोष से बचने के लिए भी आपको उपाय बता देते हैं। देखिए, बकलिंग दोष से बचने के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी को लगभग 6 एम्पियर, कितना? 6 एम्पियर चार्ज करेंगे
और अधिकतम आप 25 एम्पीयर विद्युत धारा लें। तो इस समय क्या होगा, ये बकलिंग दोष से आप बच सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो उसको हम बोलते हैं बकलिंग दोष। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये किसके कारण से होता है, तो 6 एम्पीयर विद्युत धारा से अधिक धारा पर यदि हम इसको चार्ज करते हैं, उस समय आपको देखने को मिलता है, या हम 25 एम्पीयर धारा से अधिक पर यदि हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, तो उस समय हमको ये देव दोष देखने को मिलता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे जो इसका मुख्य रीजन होता है, ये प्लेटें मुड़ जाना, इसकी पहचानने की सबसे आसान विधि होती है बकलिंग दोष की। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है, या विद्युत आवेश की क्या इकाई है। ए ऑप्शन वोल्ट, बी ऑप्शन वाट, सी ऑप्शन एम्पियर और डी ऑप्शन दिया गया कूलाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, अब यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा क्योंकि आप सभी को मालूम है Q बराबर क्या होता है। Q बराबर आपका IT होता है। क्या होता है साथियों, Q बराबर IT होता है। और I का क्या हो जाता है, धारा आपका एम्पियर हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका T दिया गया, इसका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। तो एम्पियर गुणे से आपका क्या हो जाएगा, समय का क्या हो जाता है, सेकेंड। तो एम्पियर गुणे सेकेंड हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कूलाम। और यहाँ पर आपका जो दिया गया ऑप्शन में डी, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। 1.2 वोल्ट, या 1.5 वोल्ट, या 1.8 वोल्ट, या 2.5 वोल्ट। देखिए, मान लीजिए कोई भी आपके पास क्या है, एक यहाँ पर सेल है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास लिथियम सेल है। अब लिथियम सेल है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, ऑक्साइड होगा, या विद्युत अपघटन सल्फर डाई ऑक्साइड भरा जाता है। आप सभी को मालूम होगा। तो इसका जो वोल्टेज लगभग माना जाता है, वो 2.5 से कितना, 3.6 तक माना जाता है। और इस प्रकार की सेल जो होती है दोस्तों, लैपटॉप में आपको देखने को मिलेंगी, या जो छोटी बैटरियां होती है उसमें आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम लिथियम बैटरी बोलते हैं। या आप टार्च भी कह सकते हैं, क्योंकि टार्च के अंदर भी जो आपका होता है, लिथियम बैटरी पाई जाती है। तो ये जो आपके सेल होते हैं, और इस सेल का जो होता है एनोड जो होता है, वो किसका बना होता है, तो वो एनोड जो आपका होता है साथियों, लिथियम का बना होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है, तो 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 2.5। देखिए, इसमें जो आपका होता है एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एनोड के बारे में मैंने आपको बताया कि लिथियम का ये बना होता है। अब इसमें एक और भी होता है जिसको कैथोड बोला जाता है। तो जो कैथोड होता है दोस्तों, वो प्राथमिक सेल होता है, और वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो जब यहाँ पर बात किया जाए कैथोड का, तो कार्बन ध्यान रखिएगा, और जब एनोड की बात किया जाए, तो आप लिथियम ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। ए ऑप्शन प्रारंभिक आवेश, बी ऑप्शन बूस्ट आवेश, सी ऑप्शन ट्रिकल आवेश और डी ऑप्शन प्रेसिंग आवेश। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बूस्ट आवेश। क्योंकि कम समय में यदि उच्च दर से बैटरी को आवेशित, आवेशित का मतलब क्या, चार्ज। तो अब कम समय में यदि चार्ज करना है, तो उस समय जो हम विधि अपनाते हैं, उस विधि को बोलते हैं बूस्ट विधि। क्या बोला जाता है, बूस्ट विधि बोला जाता है। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमोनियम क्लोराइड होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसमें बूस्ट विधि होती है।
अब ये कैसे कार्य करते हैं देखिए, मान लीजिए कोई आपके पास कोई भी मशीन है जिसकी बैटरी जो है वो चल नहीं रही है, मतलब कि बंद है या कई समय से क्या है आप उसको काम में नहीं ले रहे हैं या उपयोग में आप नहीं ले रहे हैं तो वो बंद पड़ी है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर बैटरी बनाई जाती है वहाँ पर आप जाएँगे बैटरी को लेकर, तो उस समय वो क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे और बैटरी को चार्ज करने के लिए वो क्या करेंगे, उस समय बूस्टर चार्जर का उपयोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम बूस्ट आवेश यहाँ पर मारते हैं ऑप्शन नंबर बी। और ये जो आपका काम करता है साथियों, न्यूनतम वोल्टता और धारा पर चार्ज करने के काम में आता है। मतलब कि धारा का जो मान होता है उस समय अधिक होगा और वोल्टेज का मान अधिक होगा, जिस समय इसको चार्ज किया जाएगा काफ़ी तेज़। मतलब कि अधिकतम बैटरी जो आवेशित होगी वो उस समय आपको प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन-सा प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव है या प्रकाशीय प्रभाव है या चुंबकीय प्रभाव है या रासायनिक प्रभाव है? साथियों, यदि धारा वोल्टेज से गुजरती है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपका अलग-अलग होता है। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन-सा प्रभाव है? तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये आपका रासायनिक प्रभाव है। लेकिन कब ऊष्मीय होगा, कब प्रकाशीय होगा और कब चुंबकीय होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब प्रतिरोध से गुजरती है धारा, तो उस समय जो आपका होता है ऊष्मीय होता है, तो उस समय आपको ऊष्मीय देखने को मिलेगा। और यदि धारा किसी कुंडली से निकलती है, तब वो जो प्रभाव होगा साथियों, चुंबकीय प्रभाव होगा। तो ये आपका चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। जब, आप ध्यान रखिएगा, जब धारा रासायनिक विलयन से निकलेगी, तो उस समय आपका केमिकल होगा या आप उसको कह सकते हैं रासायनिक कह सकते हैं। तो उस समय आपको रासायनिक प्रभाव देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो सही हो जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्रवों की बात करें तो द्रवों में विद्युत धारा को प्रवाहित होना कौन-सा प्रभाव होता है, तो ये आपका केमिकल के अंतर्गत आता है। जिसको हिंदी में रासायनिक बोला जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनने हेतु कौन-सा पदार्थ प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, किस चीज़ की बात किया जा रहा है? तो सीसा अम्ल बैटरी की बात किया जा रहा है कि उसमें ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन-सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सीसा अम्ल बैटरी की बात करें तो सीसा अम्ल बैटरी यानी कि सीसा संचायक सेल, और सीसा संचायक सेल में क्या होता है, आपको यहाँ पर प्लस पीबीओ2, क्या होता है, पीबीओ2 लेड, मतलब कि लेड पेरोक्साइड की धनात्मक प्लेट ये आपकी होती है और ऋणात्मक प्लेट जो बनती है वो आपका माइनस हो जाता है, माइनस से आपका प्लस हो जाता है पीबी, क्या हो जाता है, पीबी, जिसे हम स्पंजी लेड बोलते हैं। तो दोस्तों, इस अवस्था को हम बोलते हैं चार्जिंग अवस्था, या चार्जिंग अवस्था भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब डिस्चार्जिंग अवस्था होती है तो उस समय लेड जो सल्फेट होता है उसकी ये बन जाती है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनने हेतु कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका स्पंज सीसा आता है। क्या आता है? स्पंज सीसा आता है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात की जाए ऋणात्मक प्लेट की, तो ऋणात्मक प्लेट की जो संख्या होती है उसमें आपको +1 जो होती है ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, धनात्मक जो प्लेटें होती है उससे ये आपकी क्या होते हैं, 1 प्लस आध का अधिक होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन-सी तकनीकी प्रयोग होती है? ए ऑप्शन एनोडिक सुरक्षा, बी ऑप्शन कैथोडिक सुरक्षा, सी ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइट सुरक्षा और डी ऑप्शन दिए गए स्थिर विद्युत। साथियों, जो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी उपयोग किए जाती है, तो इसमें आपका जो होता है साथियों, जिसको बोला जाता है कैथोडिक सुरक्षा। क्या बोला जाता है? कैथोडिक सुरक्षा बोला जाता है। और आपने गैल्वेनाइजेशन का नाम सुना होगा और जस्तीकरण का। तो गैल्वेनाइजेशन और जस्तीकरण जो होता है वो विद्युत रंजन के अलावा भी इसमें एक पद्धति होती है, जिसको हम कैथोडिक सुरक्षा कहते हैं, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समान ही पाई जाती है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समान ही आप कह सकते हैं कि ये होती है, गैल्वेनाइजेशन और जस्तीकरण के अलावा। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है, ऑप्शन में जो सही दिया गया है वो आपका बी ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन कैथोडिक सुरक्षा।
इसको ध्यान रखिएगा। और ये एक पद्धति के अंतर्गत आता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। डिजिटल घड़ियों की बात किया जा रहा है तो इसमें पारा होता है, क्या होता है, मरकरी होता है, पारा होता है। या आप इसको कह सकते हैं बटन सेल भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, गोले के आकार के इसमें आपके सेल लगे होते हैं, जिसे हम डिजिटल घड़ी भी बोलते हैं। और ये डिजिटल घड़ियों में प्रयोग किया जाता है। और इसको आप सादा यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी में आप पारा, और इसको इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए यहाँ पर विपरीत की बात कर रहे हैं, मतलब कि माइनस प्लस की बात कर रहे हैं, तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। आप सभी को मालूम होगा समांतर क्रम में वोल्टेज का जो मान होता है वो क्या होता है, वो समान होता है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है एक को यदि विपरीत कब जोड़ दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक सेल को विपरीत जोड़ दिया जाए, तो एक सेल को यदि आप विपरीत जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव एक जगह हो जाएंगे, मतलब कि पॉजिटिव और जो निगेटिव होगा क्या होगा, एक जगह हो जाएगा। तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि इसी चीज को आप श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो कोई भी आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज का मान जो होगा कम हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह होते हैं, तो शॉर्ट सर्किट का पूरा आपका यहाँ पर चांस रहेगा। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, लघुपतित हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, फाइन सेलेक्टर स्विच क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। जो आपका इसमें नेगेटिव होता है वो विद्युत धारा रेटिंग का चुनाव करता है, मतलब कि जो धारा की रेटिंग बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइन सेलेक्टर बोलते हैं। और इसे हम बैंड स्विच के नाम से भी जानते हैं, या बैंड स्विच के जो होता है और एक जो नो स्विच होता है उसके समान ये कार्य करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। या उसी के समान इसको जाना भी जाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है, धारा रेटिंग का चुनाव। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर स्विच का जो कार्य होता है, धारा रेटिंग का चुनाव करना कार्य होता है। और इसके अलावा जो आपका ये सेलेक्टर स्विच है, इसके अलावा दो और भी आपके स्विच होते हैं, उसका आप नाम जान लीजिए। उसका जो आपका यहाँ पर जो होता है साथियों, उसको यहाँ पर बोला जाता है बैंड स्विच, और एक आपका जो होता है नोब स्विच। ये दोनों स्विच जो होते हैं ये सेलेक्टर स्विच के समान कार्य करते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस चीज की बात कह रहा है, तो सौर सेल की बात कर रहा है। और सौर सेल के बारे में मैंने आपको शायद पहले क्वेश्चन में बताया था कि सौर सेल को हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। और इसका मैंने आपको सिंबल भी बनाकर बताया था। इसका जो सिंबल होता है साथियों, कुछ इस आपका इस प्रकार होता है, इस पर दो एरो आपके होते हैं, और यहाँ पर आपका कुछ इस तरह देखने को मिलता है। और एक आपका होता है गोले के आकार का, ये भी आपका इसका सिंबल होता है, ऐसे आपका बनाया जाता है, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो साथियों देखिए, अब इसको यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक महीन सिलिकॉन की परत होती है, जिसके ऊपर प्रकाश की किरणें क्या होती है, पड़ती है। और एनोड जो होता है इसमें चांदी का बना होता है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। इसमें इसका कार्य क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को, मतलब कि उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करने का काम करता है। ये किसका काम होता है साथियों, तो एनोड जो कि चांदी का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें हमसे यही कहा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो प्रभाव पड़ता है साथियों, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि तापमान में कमी के साथ कमी, ये आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसी क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को।
और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा क्वेश्चन को ज़ूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में आवेशन का मतलब चार्ज करने के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले आप हाइड्रोमीटर के बारे में जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसमें क्या होता है कि किसी भी द्रव में जितने आयतन का कोई भी पदार्थ मिलाया जाता है, तो द्रव्य का जो आयतन होता है, उसके आयतन के क्या हो जाता है? बराबर बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये होता है साथियों कि विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में ये आपका जो होता है यहाँ पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कहने का ये है कि आप जिस भी आप इसको आकार देंगे वो आकार जो होगा ये आपका ले लेता है। तो इसी को यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया और यहाँ पर साथ में यहाँ पर डी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि फैराडे में फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? जो कि मैंने आपको बताया था फैराडे का 2 नियम होता है। मैंने आपको बताया था एक आपका M बराबर ZIT होता है और दूसरा आपका आपका M1/W 1 बराबर आपका M2/W2 होता है, ऐसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर केवल पहले नियम की बात करें तो इसमें जो पहला नियम होता है M बराबर ZIT जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जिसमें Z का मतलब क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मैंने आपको बताया था क्या इसका मात्रक होता है? ग्राम प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति कूलाम होता है। और केवल आपसे यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ पर पूछा गया और केवल आपसे रासायनिक तुल्यांक पूछा जाए तो रासायनिक तुल्यांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, सीसा अम्ल सेल में तनु जो आपका होता है, तनु जो होता है H2SO4 क्या होता है साथियों? तनु H2SO4 जो होता है मतलब कि सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसमें ये काम में लिया जाता है। और बैटरी में विद्युत अपघट्य का स्थिर रखने के लिए स्थिर बनाए रखने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिलाया जाता है। और इसमें क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? अब इसमें देखिए, इसमें जो आपका दिया गया सब में मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ध्यान से रखिएगा। इसमें आपका 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, टोटल इसमें कितना दिया गया है? तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा 5 यहाँ पर दिया गया 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट सब में दिया गया और ये किस क्रम में साथियों कनेक्शन किए गए? समांतर क्रम में किए गए और इसका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो कुल वोल्टेज पूछा जा रहा है कि कुल वोल्टेज क्या होगा? तो आप यदि समांतर क्रम में तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कनेक्शन यदि समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में कितना भी वोल्टेज हो, ठीक है? ध्यान रखिएगा, कितना भी वोल्टेज हो, वोल्टेज का जो मान होता है, वो समान होता है। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि सेल जो होते हैं, वो विद्युत धारा की रेटिंग बढ़ाने के लिए समांतर में जोड़ते हैं और इसकी जो यहाँ पर वोल्टेज होती है, वो समान होती है। तो 1 दशमलव यदि 5 वोल्ट दिया गया और यहाँ पर 5 आपको दे दिया गया 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या 10 या 20 भी दिया होता है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें जो आपका सही हो जाएगा आप इसको सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा।